मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे एवं मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपके 10वां के मैट्रिक फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल दोस्तों आपसे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे भी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। आप लोग हमारे साथ वीडियो मन तक बने रहिएगा और सवाल को देखिएगा और आप लोग अपने से आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि 200 सवाल में से आप लोगों को कितने सवाल का सही उत्तर आता है। तो पहला सवाल है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो पहला सवाल में पूछा गया है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। अगला सवाल हो जाएगा किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो कभी भी प्रतिबिंब सीधा कहे या छोटा कहे तो इस बात को याद रखें कि हमेशा उत्तल दर्पण के बारे में बात कर रहा है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और छोटा बनता है। अगला सवाल है कि अवतल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, छोटा होता है, आभासी होता है। तो सीधा और आभासी कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आभासी को काल्पनिक के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। समतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा। तो अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अगला सवाल है कि किस दर्पण में बड़ा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बड़ा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में बड़ा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक प्रतिबिंब। इस तो सही है। अगला सवाल है अच्छा ये इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा। अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पांचवा का भी ऑप्शन नंबर बी, छठवां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक होता है। इसको याद रखिएगा। जो कोई भी प्रतिबिंब यदि काल्पनिक बनता है, कोई भी दर्पण यदि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है तो जब भी काल्पनिक बनाएगा तो वो हमेशा सीधा ही बनाएगा। इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, आवर्धन का मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है। तो अवतल दर्पण हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल समतल तो उत्तल में छोट हो जाता है और समतल में क्या होता है बराबर बनता है। लेकिन जब बड़ा बात करेगा तो अवतल दर्पण से बात करेगा। अगला सवाल है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। अगला सवाल है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अभी हमने आपको बताया उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, ऊर्जा भी मुक्त होता है, जल भी मुक्त होता है, यानी कि सब के सब मुक्त होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है गोबर छत्ता कैसा पोषण होता है। तो गोबर छत्ता को मृतजीवी पोषण के अंतर्गत रखा जाता है। अगला सवाल है गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है। किडनी में जो उत्पादित मूत्र होता है वह अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है। तो मूत्राशय में। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के घराना में होती है। अगला सवाल है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो जो रंध्र होते हैं वो पत्तियों पर पाए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टोमाटा के भी नाम से जाना जाता है। बायोलॉजी में यदि आपको मीनिंग में हिंदी भी याद है तो उसका मीनिंग भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव में हिंदी के साथ साथ उसका इंग्लिश भी कभी कभी दे देता है। तो ये 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछा है कि रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो रंध्र हमेशा पत्तियों पर पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि लसिका का रंग कैसा होता है। तो जो लसिका होता है हल्के पीले रंग का होता है। अगला सवाल है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक लंबी होती है।
अगला सवाल है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन को चाइल कहते हैं। अगला सवाल है कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि के द्वारा होता है? तो मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण परासरण विधि के द्वारा होता है। अगला सवाल है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मुख गुहा का पिछला भाग को ग्रसनी कहते हैं। अगला सवाल है कि क्षुद्रांत्र में स्थित रंसाकुर का क्या कार्य होता है? तो क्षुद्रांत्र में स्थित रंसाकुर का काम अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना होता है। अगला सवाल है कि एक जूल में कितना कैलोरी होता है? तो एक जूल में 0.23 कैलोरी होता है। यह आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है और यहाँ पर बायोलॉजी में तो दिया ही है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण का मुख्य ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? यदि आप गंगा में मछली पालन करते हैं तो वो प्रदूषण नहीं फैलाता है, जबकि गंगा में कपड़ा धोना और जल शव को बहाना, गंगा में रासायनिक उत्सर्जन कर सब के सब क्या है, प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। जबकि ऑप्शन नंबर ए गंगा में मछली पालन करना प्रदूषण नहीं है। अगला सवाल है कि सुरंगम किस राज्य की जल ग्रहण व्यवस्था है? तो जो सुरंगम है वो आपके केरल राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। अगला सवाल है, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? तो कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कट्टा कहा जाता है। अगला सवाल है कि BS4 का संबंध किससे है? तो BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से है। अगला सवाल है कि क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। क्रमाकुंचन गति किस में पाई जाती है? तो क्रमाकुंचन गति ग्रास नली में पाई जाती है। अगला सवाल है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरे रंग का होता है। अगला सवाल है, रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो जो प्लेटलेट्स होता है वो रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। अगला सवाल है कि सामान्य अनुशीतलन दाब होता है। तो सामान्य अनुशीतलन दाब जो होता है 120 mm होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपरगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपरगम्य झिल्ली होती है। अगला सवाल है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किन कारणों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश के गुण पर भी निर्भर करती है और प्रकाश की मात्रा पर भी निर्भर करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो लाल रंग की जो प्रकाश किरण होती है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। अगला सवाल है कि कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? इनमें से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? आप लोग सही जवाब देते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, जवाब दीजिए, आगे बढ़िए। तो पुनरुद्भवन का उदाहरण है हाइड्रा। हाइड्रा पुनरुद्भवन का मूल उदाहरण है। अगला सवाल है कि रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? रक्त लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो रक्त लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। अगला सवाल है कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग हरा रंग का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? इनमें से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाढ़ कोशिकाओं से रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। अगला सवाल है कि कौन गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? इनमें से कौन गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड है वह श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। अगला सवाल है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अगला सवाल है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है। अगला सवाल है कि पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो पादप खाने वाले जीव को शाकाहारी कहा जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नकरणीय संसाधन है? इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नकरणीय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बायोगैस। बायोगैस को मीथेन भी कहा जाता है जिसका सूत्र होता है CH4। यह मानव निर्मित जैव निम्नकरणीय है। अगला सवाल है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की 78% मात्रा है। अगला सवाल है, इनमें से कौन आहार श्रृंखला सही है? इनमें से कौन आहार श्रृंखला सही है? तो घास को चूहा खाएगा, चूहा को सांप खाएगा और सांप को कौन खाएगा? मोर खाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी सब क्या है? ये सब गलत आंसर है।
अगला सवाल है कि एक खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो एक खाद्य श्रृंखला में हमेशा तृतीय पोषी स्तर पर मांसाहारी जीव रहता है। अगला सवाल है इनमें से कौन उत्पादक है? इनमें से कौन उत्पादक है? तो जो घास है वो उत्पादक की श्रेणी में आता है। अगला सवाल है कि मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता सर्प को कहा गया है। अगला सवाल है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण को क्या होता है? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है, एक दिशीय होता है। अगला सवाल है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से क्या निर्माण होता है? तो एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी को द्वितीय पोषी स्तर का कहा जाता है, द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करता है। अगला सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी भी अधूरा छोड़ा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो 7वां आवर्त है वो अभी भी क्या है? अधूरा है। अगला सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार को आवर्त कहा जाता है। अगला सवाल है कि मेंडेलीव आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण क्या किया गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी से पहले चाहे वो न्यूलैंड का अष्टक नियम हो, डोबरेनर का त्रिक नियम हो या मेंडली का आवर्त सारणी हो, सबके सब क्या थे दोस्तों? ये सबके सब परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि इनमें से कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस कौन कौन होते हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडन, इनमें से कौन सुनाई दिया आपको? हीलियम। हीलियम क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है। अगला सवाल है कि पोटेशियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यदि आपको परमाणु संख्या याद है तब आप इसका आंसर बता सकते हैं, यदि नहीं याद है तब नहीं बता सकते हैं। तो पोटेशियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 2, 8, 8 और 1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि बाह्यतम कक्षा में यानी कि हुआ। अगला सवाल है कि सोना की परमाणु संख्या कितना है? तो सोने की परमाणु संख्या 79 है, 79 है। अगला सवाल है ऑक्सीजन के बीच कितने बंधक पाए जाते हैं? तो 3 को लगातार याद किया जाता है। हाइड्रोजन के बीच में एक बंध काम करता है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड काम करता है और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड काम करता है। तो ऑक्सीजन के बीच में कितने बंध काम करेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 2 बंध काम करता है। अगला सवाल है कि वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को क्या कहते हैं? तो वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अगला सवाल है इनमें से कौन संक्रमण तत्व है? तो संक्रमण तत्व लेड को कहा जाएगा। लेड क्या है? संक्रमण तत्व है। अगला सवाल है इनमें से कौन उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस मतलब कि अक्रिय गैस कौन है? तो हीलियम, नियान, आर्गन। ध्यान से सुनिएगा ऑप्शन में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडन। तो क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोग को? आर्गन। आर्गन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि कल्पक्कम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो कल्पक्कम परमाणु संयंत्र आपके तमिलनाडु राज्य में है। अगला सवाल है कि ककरा पारानाभिकीय संयंत्र किस राज्य में है? तो ककरा पारानाभिकीय संयंत्र गुजरात राज्य में है। अगला सवाल है कि कैगा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो कैगा कर्नाटक में। क से कैगा, क से कर्नाटक हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? इनमें से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो जो जैव मात्रा है यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम क्या है ये सब जीवाश्म के अंतर्गत आएंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत है? तो उत्तम ऊर्जा का जो स्रोत है वह है जैव गैस, बायोमास, जिसे हम लोग मीथेन गैस के भी नाम से जानते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? इनमें से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस जो है वह स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। अगला सवाल है इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जो जैव मात्रा है, जो बायोमास है, जो CH4 है, वो क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के लिए भी उत्पन्न नहीं है? तो जो नाभिकीय ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा के लिए भी उत्पन्न नहीं है। अगला सवाल है इनमें से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जो बायोगैस है यह अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण नहीं है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यह सब क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला सवाल है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। अगला सवाल है कि प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक कौन है? तो प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक CO होता है। इनके बीच में डबल बॉन्ड कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला सवाल है इथिलीन है, इनमें से इथिलीन कौन है? तो इथिलीन को ओलिफिन भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि ग्लूकोज में कार्बन के बीच में कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कई गो? तो कार्बन की संख्या 6 गो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कार्बोक्जिलिक अम्ल में कौन क्रियाशील मूलक है? तो कार्बोक्जिलिक अम्ल में COOH लगता है। यदि आप लोग याद किए 7-8 को तो इसमें आप लिखा दिखाई देगा। क्रियाशील मूलक कार्बोक्जिलिक अम्ल का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा COOH। अगला सवाल है कि Al4C3 के जल अपघटन से कौन बनता है? तो Al4CH3 के जल अपघटन से मेथेन बनता है। 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। अगला सवाल है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो C6H12 और O6, इसमें भी ऑक्सीजन की संख्या कितना है? तो ऑक्सीजन की संख्या दोस्तों 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है और कार्बन की संख्या 6 है। अगला सवाल है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो जो C2H4 है, क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे अधिक जो अधिक अभिक्रियाशील है यह है C2H4, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एथाइन कहते हैं, एथिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिन। एथिन हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन की परमाणु संख्या होता है 6, कार्बन की परमाणु संख्या 6 और इसका द्रव्यमान होता है 12। 12 छक्का हो जाएगा 72 और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1। तो यहाँ पर 6 अणु है, तो यहाँ पर 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 72 6 78। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला सवाल है कि पेंटेन के कितने समवायी संभव है? तो पेंटेन की यदि आप लोग संरचना बनाइएगा, इसके समवायी यदि पढ़े हैं तो बनाइएगा तो कितना बन जाएगा दोस्तों? 3 गो। तो पहला तो सीधा बन जाएगा कार्बन के 5 गो। दूसरा कंडीशन ऐसे हो सकता है, ये हो गया हम लोग का दोस्तों 2 गो कंडीशन, और तीसरा कंडीशन ऐसे भी हो सकता है 4 गो 5 गो, यानी कि 3 गो यहाँ पर संभावना बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? तो क्लोरोमीथेन का सूत्र हो जाएगा लास्ट में CH3, मीथेन का हो जाएगा CH3 और लास्ट में गौरी जोड़ देंगे तो CH3Cl हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन विजातीय पदार्थ है? तो जो इनमें से कौन विजातीय पदार्थ है? तो जो चूना पत्थर है विजातीय यौगिक के अंतर्गत आ जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा कि प्रोपेनॉन का सूत्र CH3H8 है, तो इनमें से कितने बंद हैं? तो प्रोपेनॉन का आप लोग बनाइए। प्रोपेनॉन का होता है CH3, यानी कि 1 2 3, और हाइड्रोजन कितना बैठाना है? 8 होते, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे आप बताइए कि यहाँ पर कितने सहसंयोजक बंद काम करते हैं? तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितने सहसंयोजक बंद है? तो इसमें टोटल 10 गो सहसंयोजक बंद है। अगला सवाल है एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंध काम करते हैं? तो एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड काम करता है। अगला सवाल है कि घरेलू गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो घरेलू गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और इसका द्रव्यमान 12 होता है। अगला सवाल है किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, तो इसे आप लोग क्या कहते हैं? तो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात अचानक तेज हो जाती है तो उसे लघु पतन कहा जाता है। अगला सवाल है कि दिक् सूचक की सुई होती है, तो दिक् सूचक की सुई क्षण चुंबक होता है। अगला सवाल है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? तो चुंबकों के सेम टू सेम ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, जबकि विजातीय ध्रुवों के बीच में आकर्षण होता है। अगला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा राशि है जिसमें होता है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। अगला सवाल है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त वलय का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। अगला सवाल है वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को जाने देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वह युक्ति जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। अगला सवाल है कि वह नरम लोहे को रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है और दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो वह नरम लोहा का क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है और तथा कुंडली जो दोनों मिलाकर कहलाते हैं उसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं। अगला सवाल है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ओस्टर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला सवाल है कि अवशेषीय अंक का उदाहरण कौन है?
तो अवशेषी अंग का उदाहरण सब के सब हो जाएंगे, चाहे वो कर्ण पल्लव की पेशिया हो, पूछ कशेरुकाय है या निषेचक पटल हो, ये सब के सब क्या है, अवशेषी अंग के उदाहरण है। अगला सवाल है, कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? तो जो अपेंडिक्स होता है वो मानव के अवशेषी अंग के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है कि मानव शरीर की एक सामान्य कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव शरीर के सामान्य कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि बिल्ली, मनुष्य, चमगादड़ के अग्रपाद क्या कहलाते हैं? तो मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद को समजात अंग कहा जाता है। अगला सवाल है कि मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 गो होता है। अगला सवाल है, इनमें से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है इनमें से जड़ की वृद्धि ही गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। अगला सवाल है, इनमें से कौन अति ज्वलनशील है? तो लाल फास्फोरस ज्वलनशील नहीं होता है, साधारण गंधक प्लास्टिक गंधक नहीं होता है, जबकि जो श्वेत फास्फोरस होता है यह बहुत ज्वलनशील होता है, अति ज्वलनशील होता है। लाल फास्फोरस जो आप लोग सलाई रगड़ते हैं वही लाल फास्फोरस होता है। अगला सवाल है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है, Al2O3 × 2H2O से किया जाता है। अगला सवाल है कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। अगला सवाल है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। अगला सवाल है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। अगला सवाल है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो जिप्सम को यदि हम आप गर्म करते हैं, केमिस्ट्री आप बढ़िया से पढ़ें तो आपके पास जवाब होगा कि जब भी जिप्सम को गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? यदि सोडियम और पोटेशियम दोनों ऑप्शन में है तो आपको ज्यादा क्या मानना है? पोटेशियम को मानना है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, सोडियम से भी ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम होता है। अगला सवाल है कि जब मैग्नीशियम की फीता को जलाया जाता है उनमें से कैसी आग निकलती है? तो जब भी मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उसमें से उजला लौ निकलता है, आग निकलता है। अगला सवाल है कि एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का ताजा मिश्रण 3:1 में होता है। अगला सवाल है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है? तो अपने शुद्ध रूप में धातु की जो सतह होती है वह चमकदार होती है। अगला सवाल है कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो धातु के पतले तार को तार के रूप में खींचने की क्षमता को उसे तन्यता कहते हैं। अगला सवाल है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो जब किसी भी धातु को पीटते हैं तो वह चादर बनता है, तो उसे हम लोग आघात वर्धनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? तो जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसे ध्वनिक कहते हैं। अगला सवाल है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला सवाल है कि कमरे के ताप पर मरकरी किस अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के ताप पे जो मरकरी होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला सवाल है कि 1 HP बराबर होता है, यानी कि एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। अगला सवाल है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा में कौन सी है? तो माइक्रो मतलब कि पावर में -6, माइक्रो मतलब कि पावर में -6। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। अगला सवाल है कि वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट बराबर क्या होता है? तो वोल्ट बराबर होता है जूल बटा में कूलम, विभव बराबर होता है जूल बटी कूलम, J/C हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन ऐसा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? कौन ऐसा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? वह है IR²। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा संबंध सत्य है? तो सभी लोग जानते हैं ओम के नियम पढ़े तो ओम का नियम बोलता है कि V = IR होता है। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी में है।
अगला सवाल है ओम का नियम किसने दिया था? तो ओम का नियम ओम नहीं दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। अगला सवाल है कि विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को प्रकाश प्रतिरोध कहते हैं। अगला सवाल है परिपथ में जब तार की लंबाई दुगनी कर दिया जाता है तो ए मीटर का पाठ्यांक क्या होता है? तो जब परिपथ में तार की लंबाई को दुगनी कर दिया जाएगा तो ए मीटर का जो पाठ्यांक होगा वह आधा हो जाता है। अगला सवाल है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक कौन है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन सत्य है? इनमें से कौन सा सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा V बराबर जे बाई सी। और कहाँ पर है? तो V बराबर जे बाई सी, तो वोल्ट गुणे कूलम हो जाएगा। जे ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, एम्पियर है यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि यहाँ पर जूल है और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल है और यहाँ पर ये कूलम हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको मान लेना है, V बराबर जे बाई सी होता है। अगला सवाल है कि विद्युत विभव कैसी राशि है? तो विद्युत विभव अदिश राशि होती है। अगला सवाल है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला सवाल है आम मीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जोड़ते हैं। अगला सवाल है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? तो किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। अगला सवाल है वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जोड़ते हैं। अगला सवाल है कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्रियों में पाया जाता है। अगला सवाल है हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन है? तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि मुकुलन द्वारा होता है। अगला सवाल है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुष्प का जो पुंकेसर वाला भाग है वही परागकण बनाता है। अगला सवाल है कि गन्ना, गुलाब, अंगूर के खेती में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो गन्ना, गुलाब और अंगूर के खेती में कायिक विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि माँ के रुधिर से पोषण किसको मिलता है? तो माँ के रुधिर से जो पोषण मिलता है वो भ्रूण को मिलता है। अगला सवाल है कि मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है? तो मानव मादा में गर्भकाल का समय 9 माह होता है। अगला सवाल है कि ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय कितना होता है? ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय मात्र 2 से 8 दिन का होता है। अगला सवाल है कि बीज विकसित होता है कितने दिनों में, कहाँ से? तो बीज जो विकसित होता है वो आपके बीजांड से होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है इनमें से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? इनमें से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुजाक और एड्स। ये क्या है? लैंगिक जनन संचारित रोग है। अगला सवाल है कि जनन कितने प्रकार से होता है? तो जनन 2 प्रकार से होता है, एगो लैंगिक होता है, एगो अलैंगिक होता है। अगला सवाल है कि मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? तो मानव में नर जनन ग्रंथि वृषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। अगला सवाल है पराग कोष में पाए जाते हैं। तो पराग कोष में पराग कण पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। अगला सवाल है अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन गति छुई मुई के पौधों पर प्रमाणित की जाती है। अगला सवाल है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। अगला सवाल है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज जो होता है, मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए? तो ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए उसे आयोडीन की मात्रा चाहिए। अगला सवाल है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृषण में मिलती है। अगला सवाल है इनमें से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? इनमें से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो जो वृषण होता है उसको हेटेरोक्राइन ग्रंथि कहा जाता है। अगला सवाल है कि कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन है? तो कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन का नाम एस्ट्रोजेन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि एबिसिसिक अम्ल किस प्रकार का रसायन है? तो ये एबिसिसिक अम्ल होता है किसी भी पेड़ पौधों के लिए वृद्धिरोधक का कार्य करता है, वृद्धि रोक देता है। एबिसिसिक अम्ल एबिसिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला सवाल है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? तो बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं ऑक्जिन और जिबरेलिन्स दोनों, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयोग होता है? तो फल पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो जो सेरिब्रम होता है बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। अगला सवाल है कि हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला सवाल है कि एंड्रोजन है, एंड्रोजन है यह एक प्रकार का नर लिंग हार्मोन है, एंड्रोजन नर-लिंग हार्मोन है। अगला सवाल है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों एक ही जैसा है लेकिन दोनों का देखिए अलग अलग तरीका है। एंड्रोजन क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा नर-लिंग हार्मोन। जबकि यहाँ पर क्या पूछा है एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन यह स्त्रीलिंग हार्मोन है और यह अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। अगला सवाल है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो जो लीवर होता है यह अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन है? तो शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाला रासायनिक पदार्थ का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से टूटी हुई हड्डियों को जोड़ा जाता है। अगला सवाल है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अगला सवाल है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, आप लोग याद किए होंगे। अगला सवाल है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं संतरा नींबू जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये भी बढ़िया सवाल। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो जो इमली होता है उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दही, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है कि चींटी के डंक और नेंटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक बोले या नेंटल के डंक बोले उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? जब हम लोग का पीएच मान 7 से घट जाएगा उस समय हम लोग क्या हो जाएगा? क्षय प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि पीएच मान 7 से कम यानी कि 5.5 से भी कम होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे ही पीएच मान 7 से कम होना चालू हो गया तो आपका दांत में क्षय, कीड़ा लगना, दांत झड़ना प्रारंभ हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हमारे पेट में एक अम्ल का नाम है HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, वही अम्ल उत्पन्न होता है। अगला सवाल है कि किस पीएच वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? जितना कम होगा वही उतना अधिक अम्लीय होगा, तो सबसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में सबसे कम एक है और एक ही वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। अगला सवाल है कि धोने का सोडा या धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोने का सोडा या धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। अगला सवाल है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। अगला सवाल है कि जल की अस्थायी कठोरता को, रुक गया भाई साहब वीडियो। अगला सवाल है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने का सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है? तो अग्निशामक यंत्र में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, NaHCO3 का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला सवाल है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिकतम होती है। अगला सवाल है कि प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक रंग सब होता है, 7 गो रंग होता है प्राथमिक रंग, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सब के सब हो जाएंगे प्राथमिक रंग। अगला सवाल है कि टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है? तो टिंडल प्रभाव यदि देखना है तो आप जंगलों में चले जाइए, आपको टिंडल प्रभाव दिख जाएगा। अगला सवाल है यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? यदि वायुमंडल नहीं रहता तो आकाश का रंग काला प्रतीत होता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला सवाल है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को हमेशा आकाश का रंग काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष है तो वहां पर काला दिखाई देगा आकाश का रंग। अगला सवाल है कि खतरे के रंग को किस रंग का बनाया गया है? तो खतरे के रंग को लाल रंग का बनाया गया है। अगला सवाल है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल रंग का दिखाई देता है। अगला सवाल है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो दोपहर के समय सूर्य श्वेत रंग का प्रतीत होता है। अगला सवाल है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। अगला सवाल है, किसी कोलाइडी मिलियन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला सवाल है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला सवाल है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमेशा वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है? तो हमेशा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला सवाल है, इनमें से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग कार्निया को कहा जाता है। अगला सवाल है कि तरंग धैर्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तो तरंग धैर्य को सामान्यतः हमेशा एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन रासायनिक समीकरण संतुलित है? चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन समीकरण संतुलित है? यानी कि दोनों ओर से परमाणुओं की संख्या, तत्वों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हमको यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर क्लोरीन 3 गो नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ये तो नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? बी मारेंगे। क्योंकि नाइट्रोजन है, जिंक है, जिंक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, SO4 है, SO4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, उपचयन में क्या होता है? उपचयन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का निष्कासन यानी हाइड्रोजन का वियोग होता है, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये 2 बार आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जल में वैद्युत अपघटन पर कैथोड में हमेशा कौन मुक्त होता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अगला सवाल है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अगला सवाल दिया गया है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? बढ़िया सवाल है, चलिए बताइए इसके आंसर क्या होगा। तो हम पीछे भी आप लोग बता चुके हैं, यदि आप लोग जानते हैं, यदि नहीं जानते तो आपको जानकारी होना चाहिए। जब भी कोई एक बड़ा चीज, जब कोई एक बड़ा तत्व, कोई बड़ा पदार्थ टूटकर 2 या 3 भागों में टूट जाता है तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा, आप लोग केमिस्ट्री के 10वीं क्लास के केमिस्ट्री के पहला ही चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पर कोई वियोजन अभिक्रिया नहीं दिया गया है, जबकि यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया दिया गया है। कोई बड़ा पदार्थ टूटकर छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा, उससे हम लोग को क्या कहना है? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। अगला सवाल है कि जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो जब काली चूना पर जल डाला जाता है तो वह उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। अगला सवाल है कि वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तल लेंस का आवर्धन कितने के बराबर होता है? उत्तल लेंस का आवर्धन बराबर हम लोग जानते हैं, उत्तल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि फोकस गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज के बीच से क्या संबंध है? तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या का बीच का संबंध हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं, सिद्ध किए हैं, F बराबर r/2 होता है। क्या आपको कहीं आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए ही तो सही हो जाएगा, क्योंकि ये F दो गुणा में है तो बराबर की जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में, और यहाँ से बन जाएगा F बराबर r/2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसमें टोटल दोस्तों 205 सवाल थे और 205 सवालों को हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।